Hello students, today we will read Social Science chapter 14 Gender Equality and Women's Rights means gender समानता और महिला अधिकार. So listen carefully and look at this video. We learn about democracy and human rights in the previous chapter. We learned that a successful democracy is one in which all members of society participate to the fullest possible extent. We also learned that the citizens should have rights for a democracy to function properly. This is why democratic countries have legally recognized many human rights. So students, पिछले अध्यायों में हमने लोकतंत्र व अधिकारों के विषय में पढ़ा था. हमने पढ़ा कि एक सफल लोकतंत्र वह है जिसमें समाज के सभी लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी मिलती है. हमने यह भी पढ़ा कि लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए नागरिकों के पास अधिकारों का होना अति आवश्यक है. यही कारण है कि लोकतांत्रिक देशों में बहुत से अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सी वेदर डेमोक्रेसी हैज़ और हैज़ नॉट. इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों मीन्स खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी के समान महत्व दिया गया है या नहीं दिया गया है. पर्टिकुलरली वुमेन्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? महिलाओं के बारे में, है ना. Are women actually able to exercise the rights to constitutions guarantees to all citizens? Why is it that in really women do not get equal opportunity to develop and progress in life? So इस अध्याय में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों मीन्स खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी को समान महत्व दिया गया है या नहीं दिया गया है. जैसे लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों पर मीन्स महिलाओं की भागीदारी को समान महत्व दिया गया है या नहीं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड हम यह भी देखेंगे कि जो अधिकार देश के संविधान व कानून द्वारा सबको दिए गए हैं, क्या महिलाएं उन्हें वास्तव में उपयोग कर पा रही हैं. एंड आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जीवन के कई क्षेत्रों में महिलाओं को विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते. So, let us try to understand the reasons. आप अपने बुक में देख सकते हैं. Study the item of daily use shown in the image 1 to 8. Now discuss the following questions. जैसे कि आप लोगों को अपने बुक में दिख रहा होगा कि साइकिल है ना. इमेज 1 में साइकिल है, इमेज 2 में भी साइकिल है, इमेज 3 बैग है, इमेज 4 उसमें भी बैग है, एंड इमेज 5 फ्रॉक, इमेज 6 शर्ट, एंड इमेज 7 में जूती है, और इमेज 8 में एक शू है ना, जूता है. द डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स. सो हमें हमारे आसपास के समाज में लड़के और लड़कियों तथा महिलाओं और पुरुषों में भी कुछ स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं. आप लोगों को चित्र 1 में दिखाई गई साइकिल का उपयोग कौन करता है, ये तो आपको पता ही है. चित्र 1 तथा 2 में दिखाई गई साइकिल लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्यों बनाई गई होगी. चित्र 3 व 4 में क्या अंतर है और क्यों. चित्र 3 व 4 में दिखाए गए दोनों हैंडबैगों का उपयोग कौन कौन करते हैं. चित्र 1 से 8 तक जो वस्तुएं दिखाई गई है, इन्हें लड़के और लड़कियां उपयोग कर सकते हैं या नहीं. सो हमने जैसे अभी आपको बोला कि आपके आसपास के जो समाज में लड़के और लड़कियों है ना, महिलाओं और पुरुषों में भी कुछ अंतर आपको दिखाई देते ही होंगे. ये अंतर शुरुआत से ही दिखने लगते हैं. जैसे बचपन से लड़के और लड़कियों का एक खास तरह से व्यवहार करना, कपड़े पहनना, खेलना आदि सिखाया जाता है. घर में माता पिता के द्वारा लड़कों को खेलने के लिए हवाई जहाज, कार आदि दी जाती है, जबकि लड़कियों को गुड़िया, बर्तन, चूल्हा, चौकी आदि दिए जाते हैं. अगर आज हम गौर करें तो प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में लड़के और लड़कियों में अंतर दिखाई देता है. जैसे व्यवहारिक तौर पर लड़कियों को भावुक समझा जाता है, वे विनम्र मानी जाती है. इसके विपरीत लड़के कठोर समझे जाते हैं. इन्हीं बातों का प्रभाव बाद में उनके जीवन पर भी पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का क्षेत्र लड़कों के लिए उचित समझा जाता है, जबकि लड़कियों को शिक्षण, नर्स आदि कार्यों के लिए उचित समझा जाता है. ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा.
लड़की और लड़के के पालन पोषण के दौरान कुछ मान्यताएं उनके मन में बैठा दी जाती है, जैसे घर के सभी कार्य करना, बच्चों का पालन पोषण करना औरतों की जिम्मेदारी होती है, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के सभी कार्य नहीं कर सकते। इस तरह के भेदभाव वाले पूर्वाग्रह को जेंडर भेद कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जेंडर क्या है। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? जैसे कि मनुष्य का जन्म एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसे हम लड़का या लड़की के रूप में पहचानते, परंतु शारीरिक बनावट व क्षमता के अनुरूप समाज द्वारा पुरुष एवं महिला के विभिन्न भूमिकाएं एवं पहनावा मान्य किए गए हैं, जो धीरे धीरे स्थिर होते गए हैं। समाज द्वारा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निर्धारित इसी दृष्टिकोण को ही सामाजिक लिंग भेद या जेंडर कहा जाता है। समाज द्वारा पुरुष एवं महिला के लिए निर्धारित इसी दृष्टिकोण को ही सामाजिक लिंग भेद या जेंडर कहा जाता है। इज दिस क्लियर कि जेंडर क्या है? देयर आर बायोलॉजिकल differences between boys and girls and we recognize them at birth, but it is society that has assigned different roles and entire to men and women. This role have slowly become fixed. This social perspective which determines the role of men and women. It was we call social or gender discrimination. Is this clear? Okay. बच्चे के जन्म के साथ ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग अलग रूप में ढालने की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होती है। समाज के द्वारा लिंग भेद के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। समाज में जो लिंग भेद के आधार पर भूमिकाओं का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। लिंग भेद पर आधारित जैसे कि आधारित भूमिकाओं को विभाजन को ही क्या कहते हैं? जेंडरीकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लिया जाता है कि पुरुष अधिक ताकतवर होते हैं, इसलिए वो ताकत वाले काम करते हैं, इसलिए वे कठोर व ताकत से जुड़े काम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह समाज में जो है महिलाएं स्वभाव से कोमल व दयालु होती है, इसलिए वे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह कर पाती है। आमतौर पर महिला पुरुष की भूमिकाओं का आधार जैविक बनावट को माना जाता है, किंतु हमें यह जानना आवश्यक है कि इन भूमिकाओं का आधार केवल लैंगिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं जो इन सामाजिक भूमिकाओं को बनाने में प्रभावी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? जेंडरीकरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? समाज के द्वारा लिंग भेद के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं के विभाजन को ही जेंडरीकरण कहते हैं। ओके। आमतौर पर महिला पुरुष की जो है भूमिका क्या होती है? जैविक बनावट को ही माना जाता है। ये जो नेचुरली क्या होती है? नेचुरली उनकी बनावट होती है। सो अब हम देखते हैं जेंडर आधारित कार्य के समय में अंतर, कि कैसे जो है कार्य के समय में अंतर माना जाता है और रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किस प्रकार किया गया है। यह जानना रोचक होगा कि वास्तव में महिलाएं कितने घंटे कार्य करती हैं और पुरुष कितने घंटे कार्य करते हैं। सो जेंडर डिफरेंस इन टाइम स्पेंड ऑन वर्क, कि जेंडर आधारित कार्य के समय में कितना अंतर होता है, दोनों के कार्यों और काम के घंटों में कितना अंतर है, यह एक सर्वेक्षण से पता चलता है। इसे जानने के लिए इस अध्याय में आर्थिक क्रियाओं की समझ में तालिकाओं को आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। आप अपने परिवार या आसपास रहने वाले परिवारों की भी जो है परिवारों में भी महिलाओं व पुरुषों द्वारा दैनिक किए जाने वाले कार्यों काम के घंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं समूह में चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष अविवाहित है और अपने घर में महिला एवं पुरुष द्वारा किए जाने वाले दोनों कार्यों को करता है तो उसमें उसका कितना अतिरिक्त समय लगेगा, क्या आप बता सकते हैं? यदि वही पुरुष तीनों समय का खाना होटल में खाए तो उसे प्रतिदिन कितने पैसे खर्च करने होंगे? सो स्टूडेंट्स, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ कार्य एवं पारिश्रमिक में भेदभाव किया जाता है।
इस संबंध में शासन स्तर पर समान वेतन संबंधी कानून बनाए गए हैं, फिर भी यह हक महिलाओं को अशासकीय क्षेत्र में नहीं मिलता। किसी क्षेत्र में उन्हें न तो समान मजदूरी दी जाती है और न ही कृषक समझा जाता है। असंगठित क्षेत्र में महिला को पुरुष की तुलना में लगभग 60% पारिश्रमिक ही दिया जाता है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि श्रम, रोजगार एवं पारिश्रमिक के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव और असमानता होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किस प्रकार किया गया है। जैसे कि आप लोग तो समाज में जानते ही होंगे कि इन रूढ़ियों को तोड़ने के कितने जो है समाज में जो सोशल वर्कर है वो उन्होंने कितनी जो है प्रयत्न किया है। We saw so Ramavati explained traditional belief is sacrificed her desire to work and earn a living. In the beginning of the 19th century, there were many social reformers in India and the rest of the world, like Ramanand Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotiba Phule, etc. So students, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी 19 सेंचुरी में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए पुराने विचारों तथा रूढ़ियों का विरोध शुरू किया। मीन्स ये जो सोशल वर्कर है इन्होंने क्या किया, पुराने जो विचार हैं और रूढ़ियों का क्या किया, इन्होंने विरोध किया और समाज में समानता मीन्स महिलाओं के लिए वो सारे कार्य किए जिनका जो है उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। जैसे राजा राम मोहन राय ने एक महान सुधारक है। ये उदाहरण के लिए देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने सभी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने की बात की। उसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह और विवाह के पश्चात लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किया। उसी प्रकार से ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले ने कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा व समाज सुधार के कई कार्य किए। जैसे कि सावित्रीबाई फूले भारतीय समाज में निम्न वर्ग के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे। विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ व पूजनीय माने जाते थे। वे ही समाज के नियम बनाते और धर्मनीति और पाप का भय दिखाकर नियमों का पालन करवाते थे। इस समय स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। स्त्री शिक्षा के प्रति आम धारणा थी कि यदि वे पढ़ लेंगी तो विधवा हो जाएंगी। सावित्रीबाई फूले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने शिक्षा को अलग अस्त्र बनाया। सावित्रीबाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है एवं वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि सावित्रीबाई फूले की जो है उनका विचार कैसा था। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इसके बाद उन्होंने सन 1897 तक 17 स्कूल खोले और सावित्रीबाई फूले खुद अनपढ़ थी। अपने पति ज्योतिबा फूले के सहयोग व प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा। वे अपने स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों में नीतिबोध, कथा, बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के मानचित्र की समझ विकसित करने का प्रयास किया था। उन्होंने सावित्रीबाई एक कवित्री भी थी। उनकी कविताओं में समाज के शोषित लोगों के प्रति अपार सहानुभूति थी। उनका काव्य संग्रह काव्य फूले बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जाता था कि मराठी साहित्य में नवजागरण आंदोलन का प्रारंभ इसी पुस्तक द्वारा हुआ है। वे भारत की शुरुआती महिला समाज सुधारकों में से एक थी। यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके इन प्रयासों ने शोषित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाया था। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि किस तरीके से जो है सोशल वर्कर ने
है ना। रिफॉर्मर ने, समाज सुधारकों ने कैसे समाज में महिलाओं के लिए अनेकानेक कार्य किए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष। ओके, टेक केयर।